तनाव इकट्ठा कैसे होता है? तनाव इकट्ठा होता है जो बाहर की चीजें जैसी हैं, जब हमारा मन उनको वैसा ना देख पाए, अपने हिसाब से एज्यूम करने लगे, वो जो डिफरेंस है वो तनाव है। शिवा गुण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का गुण, विष्णु गुण यानी कि मेंटेनेंस का गुण, और ब्रह्मा क्रिएटिविटी का गुण, इन तीनों गुणों को बच्चों के अंदर भरमार होती है। अगर बच्चों के इन तीनों गुणों को डेवलप करने पे ध्यान दिया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। इनसाइड टॉक्स में अभिवादन स्वीकार करें परवेंद्र दहिया का। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जो आयुर्वेद, योग और ध्यान से जुड़े हुए लगभग 25 वर्षों का अनुभव लिए हुए हमारे बीच में आदरणीय श्री संजीव जलोत्रा जी का मैं इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे भैया आप आयुर्वेद और योगा के क्षेत्र में कैसे जुड़े, थोड़ा सा इस विषय पर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप। दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है। आयुर्वेद में तो मैं ऐसे जुड़ा कि हमारा जो पारिवारिक कार्य था वो जिला परिषद मार्केट मुजफ्फरनगर में था, जो एक मेडिसिन का मार्केट है। तो मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि हमें भी आगे चल के मेडिसिन का बिजनेस करना है और हम चेंज करेंगे अपने काम में। तो उनकी ये बात सुनकर के मेरे मन में आता था मेडिसिन का बिजनेस तो करेंगे लेकिन आयुर्वेद का करेंगे। एक अंदर से ही इंट्यूशन था कि आयुर्वेद इज बेस्ट। तो मुझे पता नहीं था उस समय आयुर्वेद में इतना कुछ होता है, लेकिन ऊपर से मुझे लगता था ये इंडियन कल्चर है तो हम इसी को सीखेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए आयुर्वेद से तो मैं इसलिए जुड़ा जी। और योगा के लिए जुड़ने का कारण रहा मेरा खुद का अपना पारिवारिक तनाव। जब थोड़ा हम आगे बढ़े, मेरी शादी हुई, उस समय हमारे परिवार में कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा अभाव था। मतलब आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं बन पाना, हैप्पी ना रह पाना, और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, एक दूसरे को ना समझना, और बेवजह परिवार का माहौल गड़बड़ होता था। उस माहौल में काफी कुछ चीजें गलत भी हो जाती थी। तो मुझे अंदर से लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि जो इस चीज को ठीक कर सके। तो मैं कई अलग अलग धार्मिक संस्थाओं में गया और मैंने वहां पे सर्च किया कि कुछ मिले, लेकिन हर जगह मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ तो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। तो फिर ऐसी करके मेरे कजन है, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे बोला तुम आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करोगे क्या? और सच में उस समय तलाश तो चली रही थी मन में कि यार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो उसी दौरान मेरे मन में आया, जब उन्होंने बोला आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, तो मेरे मन में एक एनालिसिस हुआ कि भाई शायद इसमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो वहां से मैंने फिर आर्ट ऑफ लिविंग को ज्वाइन किया और तब से ये यात्रा चल रही है। और मजेदार बात ये रही कि जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मेरा जो फर्स्ट कोर्स था, जिसको उस समय बेसिक प्रोग्राम बोलते थे, उस बेसिक प्रोग्राम में आर्ट ऑफ लिविंग की सबसे बेसिक चीज सुदर्शन क्रिया, जो गुरुदेव की बहुत ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, वो सिखाई गई। कोर्स के पहले दिन तो पहले दिन जब मैं सुदर्शन क्रिया करके लौटा, दूसरे दिन, पहले दिन थोड़ा वैसे इंटरेक्ट हुआ और दूसरे दिन जब मैंने सुदर्शन क्रिया की, तो जब मैं घर लौटा तो विदाउट एनी मेडिसिन मेरे किडनी में स्टोन था और वो सुदर्शन क्रिया के प्रभाव से आउट हो गया, निकल गया। तो मुझे बड़ा विश्वास आया। और अगले दिन फिर हमारा कुछ बातों को लेके इंटरेक्शन हुआ, परिवार की बातों पे लेके कोर्स के दौरान इंटरेक्शन हुआ, तो मेरे मन में कुछ बदलाव आया। तो वहां पे ऐसा हुआ कि मैं किसी बात को लेके अड़ा हुआ था, परिवार वाले किसी बात पे अड़े हुए थे, तो मैं घर आके बोला कि भाई जैसे आप कह रहे थे वैसे ही कर लेंगे जी। मैंने अपनी वो जिद छोड़ दी थी। तो कमाल ये हुआ कि जब मैंने उनसे ये बोला कि भाई मैं जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, तो पलट के उधर से भी यही रिप्लाई आया कि नहीं, जैसे तू कहेगा वैसे कर लेंगे। तो ये मेरे लिए दो ट्रिमेंडस चेंज थे, जहां से मैं योगा से जुड़ा, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा। और फिर मैंने मन में संकल्प किया कि यार जब ये 2 दिन में इतना बदलाव ला सकती है तो आगे तो क्या होगा। तब से यात्रा जारी है। जैसे आप कई हजारों साधकों को आप तैयार कर चुके हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में आप शिक्षक के रूप में, योग शिक्षक के रूप में है। सहज समाधि की भी आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं या उन्हें सिखाते हैं, और वीटीपी जो कि वॉलंटियर के रूप में आप स्टेट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जैसे आप योग टीचर बने, सहज समाधि के टीचर बने, वीटीपी बने, तो इसमें क्या, किस तरह से आपको आगे बढ़ने का कैसे सोचा आपने? देखो, मन में संकल्प तो तभी आ गया था कोर्स के पहले दिन ही कि भाई मुझे आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे ये यात्रा शुरू हुई। तो
उसी दौरान जैसे जैसे लाइफ में इसके बेनिफिट्स मैं देखने लगा, वो मेरे फाइनेंशियल लेवल पे भी आए, मेरे सोशल सर्कल पे, पारिवारिक संबंधों में जो बदलाव आने लगा, मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध और अच्छे होने लगे, जी। परिवार के साथ बहुत अच्छे होने लगे। तो वहां से फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और मन में मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये बनना है ऐसा मन में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि शिक्षक बनूंगा या स्टेट लेवल पे कमेटी में रहूंगा और पूरे उसमें सेवा करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही ये सब होने लगा। मुझे शिक्षक बनने का ऑफर आया तो मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने देखा शिक्षा की यात्रा और भी ज्यादा मजबूत थी, तो उसमें और बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह ये जैसे जैसे आप सीनियर हो रहे थे तो आपको वहां से भी जब देखने लगे कि हाँ ये लोग इंटरेस्ट से कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ऑफर देने शुरू कर दिए। तो उसी तरह से फिर ये यात्रा आगे बढ़ती गई और मैं आगे बढ़ता गया। अभी लेटेस्ट मैं सहज समाधि प्रोग्राम का टीचर बना हूं, जो आर्ट ऑफ लिविंग का मुख्य प्रोग्राम है, मेडिटेशन का प्रोग्राम। हमारी संस्था जानी भी इसी नाम से जाती है कि भाई ध्यान के क्षेत्र में हमारी संस्था काफी अग्रणी है। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं ध्यान के क्षेत्र में, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग बहुत आगे है, वो भी वर्ल्ड लेवल पे अपना एक स्थान रखती है। तो उसी का मैं एक सहज समाधि प्रोग्राम का टीचर बना हूं, जो कि अब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। जी। तो जैसे आपने कहा कि भाई सहज समाधि में मेडिटेशन, ध्यान सिखाया जाता है, तो जैसे आज के सब परिवेश में ध्यान की आम लोगों के लिए क्या महत्वता है? आज के परिवेश में तो ध्यान एक कोई शौक की चीज नहीं है, ये अब जरूरत बन चुकी है। उसकी वजह यह है कि इस समय समाज में इतनी सारी इन्वॉल्वमेंट हो गई है एक मनुष्य के जीवन में। पहले एक सीधा साधा जीवन होता था, अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत टेक्निकलिटी हमारे जीवन में जुड़ चुकी है, हर चीज में बहुत अपग्रेड आ गया है। उन सब के साथ हमारे मन को तालमेल बनाने में समय लगता है जी। और अगर मन उनके साथ तालमेल ना बना पाए, जो समाज की चीजें हैं, जो इस समय अपग्रेडेशन है, जो समाज में नया चल रहा है, उसके साथ अगर ताल से ताल मिला के मन ना चले तो वही तनाव में आ जाएगा, और वही स्ट्रेस हमारी एंजाइटी का कारण होता है, अवसाद का कारण होता है। और जिसके जीवन में एक बार तनाव या एंजाइटी एंटर कर जाते हैं, उसका अपना जीवन और उसके परिवार का जीवन परेशान होने लगता है। तो अपने जीवन को संभालने के लिए और इस जीवन में अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए, अपने मन को दिशा देने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान करना, और बहुत थोड़ा सा ध्यान करना होता है, सुबह के समय थोड़ा सा कर लो, थोड़ा शाम को कर लो, उससे ही मन संभल जाता है और आप एक बहुत सुंदर जीवन जी सकते हो, बहुत अच्छा जीवन जी सकते हो। अच्छा, जैसे बताते हैं जैसे तनाव है, स्ट्रेस है, लाइफ में ये आता है, तो मन के अंदर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, और वे जो गांठें बनती है हमारे मन के अंदर, उसी से ही अनेकों तरह के जो डिजीजेज हैं वो हमारे शरीर में आने लगती है। तो क्या ये सत्यता है? बिल्कुल, ये मेडिकल साइंस भी कई बार बोलता है कि जितने भी रोग हैं उसमें से 95% के करीब साइकोसोमेटिक हैं, यानी कि मानसिक स्तर पे उनकी शुरुआत होती है। मानसिक स्तर पर शुरुआत कैसे होती है? धारणाओं से। मन कुछ चीजों पे डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये ऐसा है, वो ऐसा है, भले ही बाहर कुछ और है, लेकिन हमारे मन ने कुछ और एनालाइज कर लिया और हम उसके हिसाब से चलने लगे। तनाव इकट्ठा कैसे होता है? तनाव इकट्ठा होता है जो बाहर की चीजें जैसी हैं, जब हमारा मन उनको वैसा ना देख पाए, अपने हिसाब से एज्यूम करने लगे, वो जो डिफरेंस है वो तनाव है। जैसे सपोज मान लो आपके कंधे पे कोई 5-7 किलो का वजन रखा हो, तो आपका कंधा थोड़ा साइड झुक जाता है, यस नो? हाँ बिल्कुल, है ना? तो हम ऐसे झुक के दुनिया को देखते हैं। तो जिस दृष्टिकोण से हम दुनिया को देख रहे हैं, हमारे उसी दृष्टिकोण से दुनिया वैसी ही दिखने लगती है। आपने सुना भी होगा, जैसी सृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारा मन जिस एंगल से देखने लगता है, वहीं से तनाव आने लगता है। अच्छा, तनाव भी 2 तरह का डिपॉजिट होता है हमारी बॉडी में। फिजिकल तनाव केमिकल के रूप में हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है, और धारणाओं के रूप तनाव, केमिकल तो फिजिकल हो गया, और एक मानसिक तनाव, वो धारणाओं के रूप में, परेशानियों के रूप में, क्रोध के रूप में, भावनाओं के रूप में डिपॉजिट होता है, इंप्रेशंस के रूप में होता है। अच्छा भैया, जैसे हमारा मन है, तो मन विचलित होता रहता है किसी बात को लेकर, किसी विशेष टॉपिक को लेकर, या परिवार में किसी तरह का एक मतभेद चलता है। तो ये मन जो विचलित होता है, या मन नहीं ठहर पाता है किसी
चीज को लेकर, किसी विशेष वस्तु के लिए, तो उसमें हम किस तरह से अपने उस मन को एक स्थिर अवस्था में ला सकते हैं? मन का बहुत गहरा एक साइंस भी है। अगर हम मन के बारे में थोड़ा जाने, मन के थोड़े एक्टिविटीज पे ध्यान दें, तो हम मन को आराम से संभाल सकते हैं। इसे ही कॉन्शियस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हो आप, है ना। ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, एक्चुअली ये भी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ही है। कैसे मन ठहरता है, उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक टेक्निक है ब्रेथ पे ध्यान ले जाना। हमारा मन और सांसें आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। अगर आपको मन को थोड़ा स्थिर करना है तो थोड़ा सांसों पे ध्यान दीजिए। जब हमारा सांसों का ब्रीदिंग शॉर्ट होता है, शॉर्ट ब्रीदिंग जब हम करते हैं, तो मन एंजाइटी की तरफ बढ़ने लगता है। और जब हमारा सांस बहुत आराम से रिलैक्सली लेते हैं, मेडिटेशन में भी यही करते हैं हम लोग, है ना, योगा में भी यही होता है। जब हमारे सांस की गति थोड़ी नॉर्मल होती है, लॉन्ग ब्रीदिंग होती है, आराम से सांस लेते हैं, आराम से छोड़ते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर आता है। जी। मन क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस का एग्जीक्यूटिव पार्ट है, कार्यकारी, जिससे हम सारे काम करते हैं, सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उससे हम योजना बनाते हैं, आगे उसको क्रियान्वित करते हैं। सारा मन से होता है। अगर मन स्वस्थ है तो जीवन बहुत सुंदर है, चाहे कितना भी बाहर चैलेंज होगा। और अगर मन आपका ठीक नहीं है, आपके पास कितनी भी सुविधाएं हो, सब कुछ हो, लेकिन मन ठीक नहीं है, बिस्तर है लेकिन मन ठीक नहीं है, नींद कैसे आएगी? तो मन तो बहुत जरूरी है संभालना जीवन में। ध्यान और योग मन को संभालने की ही कला है। अच्छा, ध्यान और योग के द्वारा ही मन को हम संभाल सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत इजीली। बस उसके एक कुछ तरीके हैं, कुछ सिस्टमेटिक चीजों तरीके से हम संभालते हैं। जैसे हमें कोई घर भी बनाना हो तो उसका एक सिस्टम है। पहले ढांचा खड़ा होता है, फिर उसके अंदर प्लास्टर करते हैं, फिर और अन्य चीजें धीरे धीरे लाते हैं, एकदम लास्ट में लाके फिर उसका फाइनल टच देते हैं। ऐसे ही मन को भी संभाला जाता है ना। कुछ ऐसी सामान्य प्रक्रिया में जो सामान्य आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो दर्शकों को, भाई इस थोड़ी सी आप उस ध्यान से या अपने मन को, अपने तनाव को दूर कर सकता है, कुछ ऐसी बात आप अगर बताना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। हर व्यक्ति का अधिकार है अपने मन को शांत रखने का। तो उसके लिए बहुत सरल उपाय हैं। जैसे हमारे सनातन संस्कृति में भी बताया गया है कि थोड़ी पूजा करना, थोड़ा चैंटिंग करना। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको चैंट करने से, जैसे आप सब जानते हैं ओम है, ओम शिव है, शिव शंकर है, ओम नमः शिवाय है, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनको बैठ के अगर आप चैंट करो, और कुछ भी नहीं करो, अगर मान लो ये सब भी नहीं करना है, आप बैठ के केवल सांसों पे ध्यान ले जाइए। सांसों को थोड़ा लंबा गहरा लीजिए, थोड़ा शरीर में प्राण शक्ति बढ़ेगा, मन शांत होने लगेगा। अच्छा, तो बहुत आसान है, बस थोड़ा उसको गाइडेंस में सीखने की जरूरत होती है, और कुछ भी नहीं है। जब आप इसको करने लगते हैं तो घर अंदर से भी इंट्यूशन आने लगता है, आपको खुद भी रास्ते दिखने लगते हैं। अच्छा, जैसे ये हैप्पीनेस, खुशी हम बाहर ही बाहर ढूंढते रहते हैं, तो व्यक्ति खुश या हैप्पीनेस कैसे आए उसके अंदर? खुशी या हैप्पीनेस कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। खुशी या हैप्पीनेस अपने ही अंदर होती है। जब भी आप खुश होते हो, अंदर से ही खुश होते हो, है ना। हम उसको बस हम भूल जाते हैं, हम उसको बाहर ढूंढने लगते हैं। और वास्तव में बाहर सब कुछ चेंजेबल है। बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है जो टिक रहा है, वो हम हर समय बदल रहा है। अगर हम इस फिनोमिना को समझ जाए, इस वर्ल्ड के फिनोमिना को, इस नेचर के फिनोमिना को, कि सब कुछ चेंजेबल है, तो वो खुशी आपके अंदर ही है। तो आप जब ढूंढेंगे, अपने अंदर ही ढूंढेंगे। अच्छा, ध्यान करना क्या है? ध्यान वास्तव में अपने अंदर अपनी खुशी को देख पाना है। आप वास्तव में जब भी खुश होंगे, अंदर से ही खुश होंगे। तो इसलिए बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, खुशी अपने अंदर ही है। जी। अच्छा, मतलब बाहर कोई आवश्यकता नहीं है, सब खुशी जो है हमारे अंदर से ही है, हमारे मन के विचारों से ही। हाँ, ऐसा नहीं कि बाहर की चीजों को नहीं व्यवस्थित करना है, बाहर की चीजें भी अच्छी बनानी है, वो भी उसमें रोल तो अदा करती हैं, लेकिन मुख्य उसका जो स्रोत है वो अपने अंदर ही है। ध्यान में हम अपने अंदर जाना सीखते हैं, उस खुशी से मिलना सीखते हैं। वो खुशी अपने आप, हम वो खुशी खुद ही है, लेकिन ध्यान के दौरान वो बाहर प्रकट होने लगती है।
कुछ चीजों में देखा जाता है कि भाई किसी चीज की आवश्यकता है या डिमांड है, तो जैसे उसे वो मिल गई तो टेम्परेरी उसे कुछ देर के लिए खुशी होती है। तो क्या क्या लॉजिक है इन चीजों में? इसमें लॉजिक ये है, देखो जो मेरे हिसाब से लॉजिक है, गुरुदेव भी कई बार बोलते हैं कि हमारे मन को क्या नेचर है, हमारे मन को क्या नेचर है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की एक नेचर होती है। मन ये सोचता है कि जब मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, होता है ना हम सबके साथ। लेकिन आप मन के एक नेचर को समझो, वो नेचर क्या है, मन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है तुरंत अगली पे जंप लगा देता है। हम अपनी पहली वाली इच्छा को एंजॉय नहीं कर पाते कि हमारी अगली इच्छा आ जाती है। इसीलिए ये खुशियों का जो पोस्टपोनमेंट है ना, वो चले जा रहा है जीवन भर। लेकिन जिस दिन हम इस साइंस को समझ जाते हैं कि हाँ यार, मेरा मन तो बार बार ट्रांसफर कर रहा है खुशियों को, तो हम हर खुशी को एंजॉय करते हैं फिर। जी। खुशी खुशी जीना हर एक का अधिकार है भाई, खुश होकर जीना ही चाहिए। अच्छा, एक व्यक्ति के जीवन में सफलता का क्या अर्थ है? सफलता का वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हम सब ने बना रखी हैं, समाज ने बना रखी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो गुरुदेव भी बोलते हैं, मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि देखो, हम कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों? किसी भी चीज में सफल क्यों होना चाहते हैं? खुशी के लिए। यस नो? कोई भी चीज हमने तय की कि भाई मुझे ये प्राप्त करना है क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलेगी, मुझे इस चीज में सफल होना है क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलेगी। यस? तो रियलिटी में हुआ क्या? सफलता के बाद खुशी, खुशी ही मिलना है ना, आखिरी टारगेट तो किसी भी सफलता के बाद खुशी है। तो क्यों ना उस सफलता के लिए खुशी खुशी प्रयास किया जाए, है ना? रियल सफलता क्या है, रियल खुशी क्या है? जब आप खुश होके हर काम करो। चैलेंजिंग है लेकिन आप फिर भी खुश हो, खुश होके कर रहे हो। खुशी के लिए काम करना या खुश होके काम करना, दोनों के रिजल्ट में बहुत अंतर है। बिल्कुल। और रियलिटी में सफलता असली खुशी है, हमारी सबकी खुशी है, परिवार की खुशी, मेरी खुशी, तो हम सफल ही हैं। फिर चाहे बड़ा प्राप्त कर ले या छोटा भी मिले, चलेगा। अच्छा, जैसे आजकल पारिवारिक जीवन में तालमेल नहीं बन पाती है, तो उस स्थिति में आपके क्या विचार हैं? तालमेल ना बन पाने के कारण भी हमारे मन का अशिक्षित रह जाना है। अगर मन एजुकेट हो जाए, मन इस सारे साइंस को जान ले और अपने जीवन में उसको उतार ले, तो आसान हो जाता है। अभी आर्ट ऑफ लिविंग का जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है वो यही करता है, कैसे हमारा मन अटकता है, कैसे एक दूसरे की खुशियों से तालमेल नहीं बना पाते हम, कैसे इसको संभालना है, वो आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम में हम लोग सिखाते भी हैं। और मेडिटेशन में भी आप ये सब सीखते हो कि कैसे मन अगर कहीं अटका हो तो उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आपस में तालमेल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ताली वैसे तो कहते हैं कि दो हाथ से बजती है। मैं कहूंगा कि अगर आपकी तरफ से प्रयास शुरू हो जाता है तो एक ना एक दिन वो आ ही जाता है, जब सामने वाला भी उस चीज को समझने लगता है कि अरे वाह, ये तो मेरे हित के लिए ही कर रहा है। जी। तो भले ही कितना भी डिफरेंस है सोच में, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहते हैं तो एक ना एक दिन तालमेल स्थापित हो ही जाता है। और जो आपस में तालमेल का मजा है ना, वो जीवन में और किसी चीज का मजा होता नहीं है। परिवार में जब तालमेल होता है तो वो खुशी सबसे अच्छी होती है। कोई भी आयोजन हम घर में करते हैं, जब परिवार के सारे सदस्य मिलकर उसको एंजॉय करते हैं तो उसका एंजॉय ही अलग होता है। अच्छा, कहते हैं कि भाई जनरली अगर एक व्यक्ति ने जैसे आपके अनुसार प्रयास किया, हाँ। लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा है, उस स्थिति में कैसे सामंजस्य बनाएं? उस स्थिति में भी अपना धैर्य बना के तो रखना ही है तो वो मेरा ही ना। अगर सामने वाला परिवार का कोई सदस्य प्रयास नहीं कर रहा है तो वो मेरा ही, तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको इस बात से अवगत करा सकूं, उसे महसूस करा सकूं। और एक ना एक दिन आता है जब खुशी तो उसे भी चाहिए ना। हाँ जी, चाहिए। खुशी मुझे भी चाहिए, खुशी उसे भी चाहिए। तो एक ना एक दिन ऐसा आता है जब वो समझ जाता है। जी। अच्छा, बच्चों के साथ में तालमेल जो आज के जीवन में या आज के जो समय है वर्तमान में पूरी भाग दौड़ चल रही है, तो बच्चों के साथ में तालमेल कैसे बनाए, इस विषय में आपकी क्या राय है? देखो, बच्चों को इस समय बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी मिल रही हैं जो हमें हमारे समय पे नहीं थी। आज हैं, गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, उससे उनको बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। इस समय बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो अगर हम बच्चों की इस गुण को समझें तो हम उनकी इस इंटेलिजेंसी को एक शेप दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट जा रहा है
उसकी दिशा अलग है, तो उस दिशा में बढ़ाया जा सकता है। गुरुदेव बोलते हैं कि हम सबके दो ब्रेन होते हैं, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है। अगर आपको लेफ्ट ब्रेन डेवलप करना हो तो कुछ लॉजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर आपको राइट ब्रेन डेवलप करना है तो आपको क्रिएटिव वाली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हमें बच्चों को दोनों तरह की एक्टिविटीज सिखानी चाहिए ताकि उनका सामूहिक संतुलित विकास हो सके। जब हम बच्चों के इस गुण को समझते हैं, उसके साथ तालमेल बिठाते हैं, तो बच्चों के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है। रही बात आजकल माँ बाप को कि बच्चा टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, आप उसको बड़े क्रिएटिव ढंग से संभालना सीखिए। अगर हम गुस्से से किसी को कोई बात बोलते हैं तो एक दो बार तो वो सुनता है, लेकिन उसके बाद वो आपसे दूर होने लगता है। हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हमें किस ढंग से बच्चों को संभालना है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं समाज में इस समय अवेलेबल है, आप उनसे सीख सकते हो। आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारी क्लासेस पेरेंट्स के लिए भी है ना। तो बच्चों के गुणों को एक सही डायरेक्शन देने से भी तनाव दूर होता है जी, है ना। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में ज्यादा खुशी रखता है तो हमें उसको स्पोर्ट्स में बढ़ाना चाहिए। माँ बाप के साथ क्या होता है कि वो इस चीज को पकड़ नहीं पाते और अपनी जो धारणाएं होती हैं उनके हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ाने लगते हैं, तनाव क्रिएट होने लगता है। हाँ, बच्चों को गलत हैबिट्स में जाना रोकना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना बच्चों को मोबाइल देना है, उसके लिए थोड़ा टाइम सेट करना पड़ेगा, बच्चों को मनाना पड़ेगा कि बेटा इतना देखना है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे योग से, मेडिटेशन से सीखते हैं, आराम से सीख सकते हैं। जब बच्चों के अंदर संस्कारों को लेके आपकी क्या राय है? किस तरह से हम बच्चों के अंदर संस्कार और क्रियान्वित करें? बच्चों के अंदर संस्कार अपने आप ही आते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे तो जो हम सब हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारे तो डीएनए में ही संस्कार भरे हुए हैं। सनातन संस्कार हम सबके पास हैं। हमारे देश में सब मिलके रहते हैं, सभी जातियां मिलके रहती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार है। और बच्चे बड़ों को देख के बहुत संस्कार सीखते हैं। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो जो करते हुए देखते हैं ना, वो सीख जाते हैं। जब माँ बाप योग से जुड़ेंगे, मेडिटेशन से जुड़ेंगे और माँ बाप का संबंध दूसरों के साथ अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, समाज के साथ अच्छा होगा, उनकी अपनी एक अलग रेपुटेशन होगी, तो बच्चे उसको पकड़ते हैं, बच्चे उसको सीखते हैं। वो सिखाना नहीं पड़ता और वो धीरे धीरे बच्चों में अपने आप आने लगता है। कई बार बीच में एक फेज ऐसा भी आता है कि लगता है बच्चे कुछ नहीं सीख रहे, लेकिन नहीं, बच्चे सब कुछ सीख रहे होते हैं। और मैं तो कहूँ बच्चों को थोड़ा एक्सपीरियंस होना भी चाहिए बाहर का भी। जैसे एक पेड़ पौधा होता है ना, वो वातावरण का आंधी तूफान झेल के मजबूत बनता है, ऐसे ही बच्चे भी हमारे बाहर की परिस्थितियों को झेल के मजबूत बनते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा फेस करने भी दो, लेकिन उनके साथ साथ रहो जी, उनको संभालने के लिए, उनका केयर करने के लिए, उनको प्यार करने के लिए। बच्चों को बस प्यार चाहिए। प्यार से आप उनको किसी भी दिशा में दे सकते हो। 3 गुण है, देखो 3 गुण होते हैं हर बच्चे के अंदर। शिवा गुण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का गुण, विष्णु गुण यानी कि मेंटेनेंस का गुण, और ब्रह्मा क्रिएटिविटी का गुण। इन तीनों गुणों को बच्चों के अंदर भरमार होती है। अगर बच्चों के इन तीनों गुणों को डेवलप करने पे ध्यान दिया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे डेवलप होते हैं जी। अच्छा भैया, जैसे आज परीक्षाएं आने वाली हैं या बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है, बच्चे तनाव ले लेते हैं किसी अपने एग्जाम को लेके, एग्जाम फोबिया है या तनाव है, उस चीज से कैसे बच्चे बाहर आए? बच्चे आराम से एग्जाम के लिए भी एक्चुअली बच्चे इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो कंपटीशन के दौर में घुस गए हैं। कंपटीशन देखते हैं कि फला बच्चे का है, हम उनके सामने इस तरह के कंपटीशन क्रिएट करते हैं। हमें उनको नेचुरल रहने दें, उनको नेचुरल वो जितना आ रहा है उस पे उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि जो नेचुरली वो कर रहे हैं ना, वो उनकी क्षमता है। उससे ज्यादा खींचने से उनके अंदर तनाव आएगा। और आजकल बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, तो मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। हर बच्चे का एक अपना अलग व्यक्तित्व बन रहा है, कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। तो तनाव, एग्जाम में बच्चों का तनाव आना नेचुरल लग सकता है, लेकिन अगर माँ बाप भी उसको पढ़ा रहे हैं तो वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ताकि बच्चों के अंदर तनाव क्रिएट ना हो। क्योंकि तनाव से ही हमने बहुत कुछ सीखा है, फिर तनाव उन बच्चों को भी हम वही दे रहे हैं जी, है ना। एग्जाम तो आराम से संभाल सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन उनको भी सिखा सकते हैं। और जैसे आपने संस्कारों की बात की, संस्कार भी बच्चों को इस चीज में मजबूत करते हैं, बच्चे संभाल सकते हैं आराम से। तो लास्ट में मैं ये कहूंगा कि ध्यान और योग को जीवन में आम आदमी कैसे उतारे?
ध्यान और योग तो बहुत सरल है उतारना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आजकल ध्यान और योग की बहुत सारी संस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। और अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से सीखना है तो बहुत सारी संस्थाओं के साथ आप संपर्क बना सकते हो। आर्ट ऑफ लिविंग उसमें से मुख्य है। आर्ट ऑफ लिविंग से आप इसकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, बच्चों के लिए होती हैं, बड़ों के लिए होती हैं, ध्यान की क्लासेस होती हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है अपना उसमें आम आदमी को अपने जीवन में उतारना। और जैसे आज ही हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इससे भी देखो, इन चीजों से भी लोगों के बीच में अवेयरनेस आती है कि योग भी कोई चीज है। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूं कि जिस समय मैं योग में आया था उस समय मेरे परिवार में बहुत कुछ दिक्कतें चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते गए सब कुछ अच्छा होता गया। तो अपने जीवन को सुंदर ढंग से जीने के लिए, अपने जीवन को संभालने के लिए कुछ नया भी सीखना पड़े तो क्या हर्ज है, और वो ऐसा हो जो आपके हेल्थ को भी अच्छा रखता हो, आपके मानसिक हेल्थ को भी अच्छा रखता हो। तो योग तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए योग को तो जीवन में, ध्यान को जरूर स्थान देना चाहिए। थोड़ा सा योग और सब कुछ निरोग। अच्छा भैया, जैसे ध्यान और योग की आप बात कर रही हैं, क्या ये किसी के सानिध्य में, गाइड में करना चाहिए या स्वयं भी व्यक्ति कर सकता है? नहीं, शुरू में तो किसी के अंडर में ही सीखना चाहिए। किसी टीचर के, शिक्षक के सानिध्य में सीखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। कोई भी कला अगर सीखनी होती है हमें शिक्षण तो लेना ही पड़ता है, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई कला हो। तो योग भी थोड़ा किसी टीचर के अंडर में सीखेंगे तो जल्दी हम उस रास्ते पे पकड़ जाएंगे, है ना। अपने आप से सीखेंगे तो हमारी एनर्जी कई दिशाओं में बट सकती है, लेकिन किसी शिक्षक के अंडर में रहेंगे तो जल्दी सीख सकते हैं। बहुत अनुभवी शिक्षक इस समय हमारे समाज में अवेलेबल हैं। और जब से इस गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है और वर्ल्ड योग दिवस भी अब मनाए जाने लगा है, तो तब से तो अवेयरनेस और बढ़ गई है। अगर आप देखो तो इस समय हर गली मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में योग शिक्षक आराम से मिल जाते हैं, ध्यान शिक्षक मिल जाते हैं। बस थोड़ा अलर्ट होके, अगर कोई योग शिक्षक आपको लग रहा है कि हाँ नहीं, ये मेरी एनर्जी को सही दिशा नहीं दे पा रहा, तो चेंज कर ले, है ना जी। तो लास्ट में आज हमने अभी देखा कि 25 वर्षों का जो अनुभव योग आयुर्वेदा में अपने आदरणीय श्री संजीव जलोत्रा जी के साथ में वार्तालाप हुई, हम सभी ने उससे सीखा। और इसी तरह के पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू।